नमस्कार, मैं विनोद सालवे। आज हमारे साथ जो हम आज के सत्कार मूर्ति हैं, ये डॉक्टर चैतन्य कदम। हाल ही में इन्हें जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए इनके साथ हम कुछ चीज़ें जानते हैं और हम उनसे वार्तालाप करते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, आपका नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर चैतन्य कदम है। मैं महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा कस्बा है पिंपरी पेंडार, वहाँ पे नवलेवाड़ी करके बस्ती है, वहाँ से मेरा जन्म हुआ। और साधारण 1982 15 जुलाई 1982 से मेरी जो जन्म यात्रा है वो शुरू हुई। उसके बाद में जब भी सभी बच्चों की तरह मेरी भी परवरिश हो रही थी। माँ बाप किसान थे और एक सर्वसाधारण जो फैमिली होती है वैसे मेरी भी फैमिली थी। एजुकेशन का अभाव था, लेकिन एक 2-3 साल की उम्र में एक गंभीर बीमारी में मेरी आंखें चली गई। तो उसके बाद वो संघर्ष यात्रा शुरू हुई, माँ बाप की भी मेरी भी। तो कुछ प्रदीर्घ कालावधि के बाद वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन जो जान पे खतरा आया था वो आँखों पे गया और हमेशा के लिए जो दृष्टिहीनता है, जो ब्लाइंडनेस है, वो मेरे साथ जुड़ गया। तभी से ये ब्लाइंडनेस और मैं हम साथ में हाथ डालकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उसकी तकलीफ़ शुरू में मुझे हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं तकलीफ़ से दोस्ती होनी चाहिए, तो वैसे तकलीफ़ से दोस्ती की तो परेशानी कम होती है। इसी तरह से मैंने उसको स्वीकार किया और मेरे जीवन का पर्पज़ ही ये रहा है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एक्सेप्टेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैंने दिया है। अपेक्षा कम रखनी है और स्वीकार भाव ज़्यादा रखना है। अगर स्वीकार भाव अच्छा हो तो दुनिया की कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, गंभीर समस्या हो, हल्की हो जाती है और जीना आसान हो जाता है। और प्रकृति भी हमें मदद करने लगती है, जो भी हमें कदम उठाने हैं आगे उस यात्रा में, उस प्रवास में। तो ऐसे ही हुआ। मेरी नानी है, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मेरे एजुकेशन का महत्व उस समय जाना था। शायद उसको ये समझा था या अंधा हो गया है, आगे चल के इसको बहुत तकलीफ़ें होगी, घर में भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, घर के कहीं कोने में पड़ा रहेगा, इसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो समाज में अगर इसकी वैल्यू बनानी है, इसको बड़ा बनाना है, तो इसको एजुकेशन देना चाहिए। तो बाजू के घर में एक रेडियो लगता था। मेरी नानी अपने घर में वो रेडियो सुनती थी। रोज़ जो 7 के समाचार आते थे उस समय पे वो रोज़ कान लगा के बैठती थी। एक दिन उसके कानों में न्यूज़ आया कि पूना के आसपास एक कोई ब्लाइंड स्कूल खुल रहा है। तो तभी से उसने वो दिमाग में पकड़ा और मेरे पापा के पीछे पड़ी और उनको पीछे लगकर मेरे मम्मी पापा को उसके लिए प्रेरित किया। फिर पापा ने वो स्कूल ढूंढा, फिर वहाँ पे जाके मेरा दाखला बनवाया। ये साल था साधारण 1987 का। तभी मेरी उम्र महज 6 साल की थी। उस समय एजुकेशन का क्या है, बाहर स्कूल क्या होता है, कुछ ऐसी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्यों जाना है। तो लेकिन उस समय में मेरे माँ बाप ने, मेरी नानी ने, मेरे नाना ने, सब ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि मुझे बाहर स्कूल के लिए भेजना है। और उस स्कूल में रेसिडेंशियल रहना था वहाँ पे। नॉर्मल बच्चों जैसा स्कूल नहीं था कि घर से टिफ़िन दिया, तैयारी करके भेजी, फिर आजकल जैसे माएँ भी रुकती है, पूरी फैसिलिटी स्कूल में मिलती है। जी। ऐसा नहीं था। वो एक ब्लाइंड स्कूल था और एक हॉस्टल, वहाँ पे भी पढ़ना था, वहाँ पे ही रहना था। तो 5.5-6 साल की उम्र में मुझे घर से दूर होना पड़ा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये तकलीफ़ से दोस्ती हो गई तो तकलीफ़ ने तब तकलीफ़ कम कर दी। तो मैंने भी, वो प्रकृति ने मुझे हेल्प की और सब स्वीकार करने में इजीली घर से दूर एडजस्ट हो पाया। घर वालों को थोड़ी परेशानी हुई, माँ रोती थी, मौसी रोती थी, लेकिन एक मेरी नानी थी कि उसमें एक जिद्द थी, एक चिकाटी थी कि नहीं, इसको भेजना ही होगा, बाहरी स्कूल में रखना होगा, तभी वो पढ़ेगा और उसका कल्याण होगा। तो 1987 से मेरी बेसिक एजुकेशन की जो यात्रा है वहाँ से शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा मैंने 1 से 7वीं तक पूना के नज़दीक में एक भोसरी गांव है, पूना नासिक रोड पे, वहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल है जी। तो PR लुमकड़ ब्लाइंड स्कूल, तो उसमें मैंने पूरी की। 8वीं से 10वीं तक की जो मेरी शिक्षा है वो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका
जी भोसरी उनका स्कूल था, छत्रपति शिवाजी महाराज माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे पूरी हुई। एसएससी में मैं पुणे बोर्ड में एक पहली रैंक में आया था। तभी कुछ समाचार पत्रों में भी मेरा नाम, मेरा फ़ोटो छप चुका था, तो तभी से लोगों में थोड़ा मेरे बारे में अवेयरनेस बढ़ गया या अंधा है लेकिन कुछ पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो 11th 12th को, 11वीं 12वीं को मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मैं अपने घर में रहूं, क्योंकि उम्र के 6 साल से मैं बाहर था। जी तो जब भी 16 साल का होने के बाद 17वें साल साधारण 99-2000 में मैं गांव में गया। मेरे गांव में एक आड़े फाटा के नज़दीक में ज्ञान मंदिर जूनियर कॉलेज आड़े, ऐसा एक कॉलेज है। जी उस कॉलेज में मेरा दाखला बनवाया गया। उस कॉलेज में उससे पहले कोई भी अंध व्यक्ति नहीं पढ़ी थी। तो वहाँ पे हमारे पापा के दोस्त थे हबीब सेठ मनियार, उन्होंने मुझे हेल्प की वहाँ पे दाखला बनवाने में। और वो भी पूरे कॉलेज में एक अकेला अंध विद्यार्थी था। और वहाँ पे मैंने 12वीं मतलब हाई सेकेंडरी एजुकेशन मेरा पूरा किया फर्स्ट क्लास के साथ। तो 12th कंप्लीट करने के बाद क्या करना, ये एक बड़ा सवाल था। एजुकेशन घर में कुछ नहीं था, जन जागृति कुछ नहीं थी, आगे क्या करना है मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि कुछ अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो परमात्मा किसी न किसी को भेज देता है। तो ऐसे ही कुछ बंदे मेरे घर में बिल्कुल आए जो न्याब नासिक से संलग्न थे। तो उन्होंने कुछ मेरी जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो तभी उन्हें समझ में आया कि मुझे कुछ अलग करना है। जो एक चौक हाँ साधारण 12वीं कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना है इसके खोज में मैं, मेरे पापा बहुत हम घूमे पूना, मुंबई। तो ऐसे ही घूमते घूमते एक ऑफिसर मिले प्रवीण दांडिया जी, उन्होंने फिजियोथेरेपी का जिक्र किया। और ये कैसे करना है, फिजियोथेरेपी क्या होता है वो भी मालूम नहीं था। तो एक बाजू के घर में मैं जाके बैठता था। उस समय में सह्याद्री पे सुरुचि करके एक प्रोग्राम आया करता था 5 मिनट का, जो हेल्थ से रिलेटेड था। तो रोज़ हम वो सुनते थे। तो उसमें एक दिन फिजियोथेरेपी का जिक्र आया और समझ में आया कुछ हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित कुछ सब्जेक्ट है, या वजन कम करना या इधर कुछ जोड़ों के दर्द में, ये सब चिकित्सा हेल्प करती है। तो इसके बारे में जानकारी कौन देगा, तो मालूम तो कुछ नहीं था। मैंने तो मराठी मीडियम में 12th कंप्लीट किया था। अच्छा। तो ऐसे समय में कुछ खोज रहे थे, तो नासिक नैब के कुछ 2 वॉलेंटियर्स मेरे घर में आए थे, मेरे को याद है। तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करते हुए मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो नासिक नैब के अशोक बंग और विनोद जादव करके 2 पदाधिकारी थे कि उन्होंने पूरा मेरा वो फॉर्म फिलअप किया, मेरे लिए वो कॉलेज ढूंढा। और उन्होंने अहमदाबाद में मेरे नाम का एप्लीकेशन भेजा कि ऐसा ऐसा एक ब्लाइंड व्यक्ति है को जो कुछ चौकट के बाहर जाके कुछ करना चाहता है, वो मैली राह पर चलना नहीं चाहता, कुछ नया करना चाहता है लेकिन उसको दिखता नहीं है। तो उस समय मैं जून 2001 उस समय में मैं अहमदाबाद में आया। शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी सिटी में गया था। तो अहमदाबाद में जाने के बाद कुछ मालूम तो था नहीं। तो एक प्लास्टिक की टूटी चप्पल, 2 दिन पहना हुआ टी-शर्ट, ऐसा कुछ मेरा मतलब उलिया बना हुआ था। तो उस समय मैं गया फिजियोथेरेपी के इंटरव्यू के लिए। तो वो लोग तो संवेदनशील थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, लेकिन उन्होंने देखा कि इसको कुछ थोड़ा समय देने की ज़रूरत है कि बच्चा आगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये सही समय नहीं है उसको इस फील्ड में लेने का, क्योंकि सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको कॉम्प्लेक्स आएंगे। फिर जो ज़्यादा अमीर बच्चे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे अच्छे अच्छे घरों से आए हैं वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एक वेट करवाते थे। तो उन्होंने पर्पसली मुझे 1 साल का वेटिंग वहाँ पे दिया। तो 1 साल करना क्या है, तो वो बड़ा सवाल था कि 1 साल वहाँ पे रह के करेंगे क्या। लेकिन मेरी आदत है, मुझे परफेक्शन का मैं कभी इंतज़ार नहीं करता हूँ पहले से। अगर कोई चीज़ करनी है तो उसमें हम परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें उसकी शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो वो अंत तक जाता है। अगर कोई चीज़ शुरू करेंगे ही नहीं तो वो अंत तक जाएंगे नहीं। बिल्कुल। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, किसी भी कोई भी राह हम चुनते हैं तो वो राह पे अब चलो, पूरा
करो या ना करो, लेकिन उसकी शुरुआत ही ना करो, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जी। तो एक जैसे एक कवि ने कहा है कि सावन का रास्ता ना देखो, सावन न जाने कब आएगा, जी। खुद बादल बन जाओ और मौसम पे छा जाओ। तो वो बादल बन जाने की मेरी आदत थी, तो मैंने बोला ठीक है, 1 साल मेरे पास था तो 1 साल में करना क्या है। तो उस समय में मैंने इलेक्ट्रिक मोटर वाइंडिंग का कोर्स वहाँ पे लिया। वो करते करते मुझे समय बहुत मिला, तो वहाँ पे हमने एक गणेश युवक मित्र मंडल की स्थापना की। पहली बार संस्था में अहमदाबाद में हमने गणपति उत्सव शुरू किया। अहमदाबाद में। अच्छा। तो उस समय में उस संस्था में एक जेसु भाई कवि करके एक थे। अच्छा। कि जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनको एक कला के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की शुरुआत करके दी, ऐसे उनको एक माइलस्टोन बने मेरी ज़िंदगी के। एक थे डॉक्टर पांचाल और ये दूसरे हैं डॉक्टर जेसुभाई कवि। तो जिन्होंने वहाँ के रेडियो टीवी आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने मेरे अंदर की कला को जाना था, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया हर काम करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने गुजराती युवकों का कवि सम्मेलन और वक्तृत्व स्पर्धाएँ ऐसे प्रोग्राम आयोजित किए। और तभी से मुझे कुछ गुजराती साहित्य में रस निर्माण हुआ। तो तभी कोई कनु दहीवाला, कनु बगदेव मरीज, गनीबाई दहीवाला, फादर वालेस, झवेरचंद मेघानी जिनको राष्ट्रीय शायर कहा जाता है, जो गुजराती के बहुत अच्छे कवि थे। तो ऐसे कई साहित्यिकों की जो कलाकृतियाँ है वो मैंने पढ़नी शुरू की। तो तभी से एक मोटिवेशन मिलता गया। तो और अचानक से उन्होंने एक स्वरधारा नाम का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप तैयार किया था, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उस समय में अलग अलग प्रोग्राम में मैंने लाइव शो किए उनके साथ मिलके। तो ये करते करते एक दिव्या भास्कर दैनिक का तभी लॉन्च होने जा रहा था अहमदाबाद में। जी हाँ। तो उसके इनॉग्रेशन में ऋतिक रोशन जी आए थे, सिने स्टार। तो उस समय उस इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में मैं भी था। तो वहाँ पे कुछ बातें करते समय ऋतिक रोशन जी खुद मेरे पास आए। उनको कुछ मेरे बारे में कुछ एक्साइटमेंट जगा था, एक उत्सुकता जगी, और उन्होंने मेरे साथ 2 से 5 मिनट तक बात की। तभी उनका कोई मिल गया पिक्चर आ चुका था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने एक मंद बुद्धि के बच्चे की भूमिका की हुई थी। जी। तो पिक्चर हमने देखी तो एक अट्रैक्शन था उनका। तो उनके साथ ये मंद बुद्धि के बच्चों के बारे में कुछ डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने मेरे को बहुत सराहा, और जो मेरे बारे में एक अच्छी रिपोर्टिंग उन्होंने ऊपर दी। उस बात का प्रभाव ऐसा हुआ कि मुझे दिव्या भास्कर के संलग्न जो हमारी संस्था थी ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन, उनके मीडिया कमेटी में लिया गया। और दिव्या भास्कर का कब रिपोर्टर, एज ए कब रिपोर्टर 6 महीना मुझे काम करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। तो कुछ अलग करने की चाहत और चुप ना बैठने की आदत जो थी, उसने मुझे वो 1 साल में सभी में लोकप्रिय बना दिया। तो 1 साल के बाद जब भी फिजियोथेरेपी के फिर से इंटरव्यू हुए, तो तभी मेरा विदाउट इंटरव्यू मेरा एडमिशन वहाँ पे हो चुका था। उस दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कॉलरशिप मुझे मिली थी। तो 3 साल फिजियोथेरेपी का रहना, खाना पीना, पूरा पढ़ाई का खर्चा मेरा गुजरात गवर्नमेंट ने और संस्था ने किया। तो 2004 में मैंने बेसिक सर्टिफिकेट फिजियोथेरेपी का पूरा किया कोर्स, और 2004 जून में इंटर्नशिप के लिए मुझे कच्छ में भेजा गया, कच्छ कॉम्प्रेसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर। अच्छा। जो गुजरात में जो भूकंप हुआ था 2001 में, उसके बाद, हाँ, न्यू भूज में। तो उसके बाद जो लोग इफेक्टेड हुए थे, जिन लोगों को तकलीफ हुई थी, जिन लोगों के पाँव टूटे थे, जिन लोगों की नसें दब चुकी थी, जिनको स्पाइन इंजरी हो चुकी थी, कि जो ठीक होने वाले नहीं थे, तो ऐसे लोगों का सर्वे करके उनको ढूंढना था। उन तक जो अप्लायंसेस है, व्हीलचेयर, ट्राइसिकल, कैलिपर्स, क्रचेस, ऐसी चीज़ें पहुंचाना था, और उनको फिजियोथेरेपी का प्रॉपर ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग देना था। उसी पर्पज़ के लिए वो कच्छ कॉम्प्रेसिव रिहेबिलिटेशन सेंटर का निर्माण हुआ था। अभी भी वो न्यू भूज में है। तो वहाँ पे हमको इंटर्नशिप करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसी समय मेरा कम्युनिकेशन स्किल देख के और स्पीच का स्किल देख के टोरेंट फार्मास्यूटिकल ने मुझे अपनी टीम में काम करने का मौका दिया। तो वहाँ पे उनके जो एमआर लोग थे, उनके साथ घूमना था। डॉक्टरों को 1 to 1 जाके बोलना था। उन्होंने एक टैबलेट लॉन्च की थी, गिव विजन एवरीडे, जो मल्टीविटामिन टैबलेट थी। तो उसका
जो आसिया खंड में सबसे बड़ी एक लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन अहमदाबाद में, तो उनके साथ टाइप हो चुका था कि एक स्क्रिप्ट अगर उनकी बिकती है तो 50 पैसे उस संस्था को मिलेंगे। अच्छा। तो मुझे उस संस्था का रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव फंड रेजिंग के लिए टोरेंट फार्मास्यूटिकल के साथ जाना था। तो उसी कंपनी ने मुझे तमिलनाडु में भेजा। 15 दिन में मुझे ईरोड, सेलम, कोयम्बतूर, पौंडीचेरी और चेन्नई ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट में काम करना था। तभी लगभग 150-200 डॉक्टर को मैं फेस टू फेस मिला, उनको इस बारे में बताया और संस्था को लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ और कंपनी को भी फ़ायदा हुआ। बहुत अच्छे। तो उस कंपनी ने फिर मुझे अलग अलग स्टेट में भेजने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सितंबर 2004 में मैंने उनकी ऑफ़र विनम्रतापूर्वक नकार दी। हाँ। और मेरे मम्मी पापा गांव में रह चुके थे, मगर मैं बहुत समय तक गांव से दूर रह चुका था मम्मी पापा से, तो मेरे को नज़दीक आना था, तो मैंने उनको छोड़ दिया और पूना में आ गया। फिर शुरू हो गया सही मायने में मेरा प्रवास, फिर मेरी संघर्ष यात्रा। फिर एक मल्टीपल क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया करके एक संस्था है। मल्टीपल क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है जिसका कोई कॉज नहीं है, जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो किसको होगा किसको नहीं होगा उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। साइंस में भी उसके बारे में कोई अभी रिसर्च नहीं है। तो ऐसे लोगों की एक संस्था है, उनकी पुणे ब्रांच में मुझे काम करने का मौका मिला। वहाँ के एक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता थे अप्पा साहब बनमनकर जी। तो उनके रेफरेंस से मुझे वहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो पूना में घर घर जाके ऐसे लोगों की जीने की उम्मीद बढ़ाना, ये मेरा काम था। उनको फिजियोथेरेपी देना, उनको समुपदेशन करना, उनके मन में जीने की चाहत निर्माण करना, ये मेरा काम था। तो घर घर में जाके मैंने वो काम किया। फिर पूना से लोनावला, नासिक, भोर, तो पूना के आजू बाजू में जो भी गांव थे उधर मुझे जाना पड़ता था। कुछ कारणवश 2-3 महीने में फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर सेठिया हॉस्पिटल विश्रांतवाड़ी में डॉक्टर रसिक भाई सेठिया, उनके साथ 1 महीना काम किया। ये सब बोना था जी। कुछ उगने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बोलते हैं अगर एफर्ट डालते हैं तो कुछ ना कुछ मिलता है। तो वो करते करते फिर मैं 2005 के शुरू में मार्च में मुझे एक कॉल आया। बदलापुर में बेरुमती मंद प्रतिष्ठान करके एक संस्था है जो कम्प्लीटली मंदबुद्धि के बच्चों का संभाल करती है, या जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जैसे, कुछ कारणवश वो जो इमोशनली वीक होते हैं तो उनको गंभीर मानसिक बीमारियां होती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, बायोपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसी बीमारियां जिन लोगों को होती है, जिनको अल्जाइमर होता है, डिमेंशिया होता है उम्र के हिसाब से, ऐसे लोगों को ये संस्था कुछ पैसे लेके संभालती है। तो ऐसी संस्था से मुझे कॉल आया 2005 में कि उनको किसी फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत थी। तो मार्च 2005 में उनको मैं याद करना चाहूँगा, जो थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ता उस समय के SP बेरू, उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि उस समय मेरे पास ना तो कुछ अनुभव था। 2004 में मैंने पास आउट होके आया था, 2005 में वो मेरे को अपॉर्चुनिटी देते हैं, और वो भी मेरे ब्लाइंडनेस के साथ जी। क्योंकि इसको दिखता नहीं है, ये कैसा करेगा, इसके पास अनुभव भी नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने समझा इसके पास टैलेंट है, बच्चा कुछ करना चाहता है। मैं 21-22 साल की उम्र में मुझे फिर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका उन्होंने मुझे दिया वहाँ पे, और पूरा डिपार्टमेंट मैंने वो लगभग 15 साल तक संभाला, 2005 से 2019-20 तक। बहुत बढ़िया। तो उस समय काम करते समय कई बच्चों को चलने नहीं आता था, उनको मैंने चलना सिखाया। कई लोगों की तकलीफ़ें दूर हुई, तो रिज़ल्ट आने लगे तो सब लोग इम्प्रेस होने लगे। कई लोगों ने अपोज भी किया, लेकिन उन्होंने एक मेरी साइड लेके या मेरे कंधे पे एक मजबूत हाथ रखा था, मैं हूँ बेटा, डरना नहीं। अपने फैमिली के भी खिलाफ हो गए। अच्छा। और उन्होंने मुझे वो काम करने का मौका दिया। वहीं पे काम करते करते फिर बोलते ना, जहाँ दूर नज़र दौड़ाए आशा का किरण लहराए, जहाँ रंग बिरंग पंछी आशा का सवेरा लाए, सपनों में ओ पली हस्तियों कली, जहाँ शाम सुहानी डले, जहाँ गम भी ना हो
आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार तले, ऐसा एक सपना होता है। तो मुझे ऐसा दिखने लगा कुछ तो, और उस समय मैंने फिर काम करना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर 2013 में, 13 की शुरुआत में मेरी शादी हुई, और तभी से एक सामाजिक, क्या बोलते हैं ना, एक मंदबुद्धि, ये कोई ब्लाइंड है, हैंडीकैप है, गूंगे बहरे हैं, उनके पास प्रूव करने के लिए कुछ तो है, लेकिन ये मंदबुद्धि के बच्चों के पास प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए कौन काम करेगा। तो ये मेरे सामने सवाल था। तो तभी मैंने ऐसे क्षेत्र चुने कि जहाँ कोई फिजियोथेरेपिस्ट काम नहीं करेगा या कुछ ज़्यादा पैसे लेगा। तो मैंने मंदबुद्धियों की बुद्धि के बच्चों के लिए शुरू में काम किया। फिर जो वृद्धाश्रम होते हैं, ऐसे वृद्धाश्रमों में जाके मैंने काम करना शुरू किया। फिर जो लोग घर में बेड रिडन है, जो लोग घर में पड़े रहते हैं, ये जिनको कोई थेरेपिस्ट नहीं मिलता, जिनको केयर करने के लिए कोई नहीं है, थोड़ा हाइजीन का इशू है, तो उनके लिए मैंने काम करना शुरू किया। ऐसे समय में किसी को टीबी था, किसी को HIV था, किसी को क्या था, तो ये परमात्मा ने मुझे हेल्प किया। किसी भी तरह की तकलीफ़ मुझे नहीं हुई। एक बार टीबी का इन्फेक्शन हुआ, लेकिन वो भी बहुत ही कम समय में रिकवर हुआ। तो इसका नतीजा था कि 2012 दिसंबर में मेरी एंगेजमेंट हुई, और किस कारणवश मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। 8 साल के बाद, छोटा सा गैप था। तो उस समय मैंने एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियों के लिए मेरे मन में एक आशा पैदा हुई थी, रुचि पैदा हुई थी। और मैंने सुना था कि कॉल सेंटर के बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है, वो लगातार फ़ोन पे बात करते रहते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो मैंने अंधेरी में एक स्टडी करने के लिए कॉल सेंटर ज्वाइन किया, जो 6 महीने का पीरियड मेरे पास था। तभी मैंने 2-3 महीने कॉल सेंटर में खुद कॉल सेंटर के बच्चों जैसा काम करके देखा, और कैसे ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, कैसे गुस्सा बढ़ता है, कैसे एक दूसरे के प्रति जेलसी बढ़ती है, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे को अपमानित करते हैं, जो टीम लीडर उनको एक दूसरे के प्रति भड़काते हैं कुछ अच्छा बिजनेस करने के लिए, एक दूसरे के को एक खुन्नस देने के लिए। तो मुझे समझ में आया। फिर वहाँ पे मुझे मिले मेरे एक कज़िन हैं गंगाराम जी ढगे। उन्होंने मुझे जगाया, मेरा आत्मविश्वास मेरे अंदर का जगाया, और मैं जो काम करता था फिजियोथेरेपी का, उसी में काम करने के लिए प्रेरित किया। और दहिसर में मैंने ओपन प्रैक्टिस एज अ फिजियोथेरेपिस्ट चालू की। फिर मई 2013, 21 मई 2013 मैंने मेरी शादी की। तो मेरी वाइफ मुझे बहुत अच्छी मिली। उसको मैंने बताया था कि मैं सोशल वर्क करूँगा, मैं कुछ नौकरी करूँगा नहीं। उसने बोला था डर मत, मैं हूँ तेरे साथ में, तेरे को जो करना है तू कर सकता है। तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मेरी शादी हुई तो मेरे पास डिपॉजिट भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, उसी से उसने डिपॉजिट भरा। लेकिन उसके बाद जो भी हमने थोड़ा बहुत कमाया उसने वो संभाला। उसके बाद में उसकी सहायता से मेरी प्रगति हुई, मेरा घर बना। फिर शादी के बाद जून में फिर से मेरी वो संस्था ने मुझे फिर से बुलाया, जिस संस्था में मैंने शुरू किया था, बेरुमती वन प्रतिष्ठान ने। तभी तक जो चेयरमैन थे वो गुजर चुके थे, तो उनके फैमिली ने भी मुझे फिर सपोर्ट किया, फिर अगले 4-5 सालों तक। फिर 2019 में कोरोना आया जी। तो ये कोरोना ने सबकी ज़िंदगी हिला दी। तो ये इसका इफ़ेक्ट मुझ पे भी हुआ। वो ऐसा हुआ कि कोरोना के समय में मैं बाहर काम करता था, तो जो संस्था ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप बाहर काम मत करना, आप अगर बाहर काम करते हैं तो हमारे पेशेंट को कोरोना होने का खतरा है। लेकिन मुझे बाहर काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं सोशल वर्क में था, तो पैसे एक जगह से पैसा आना ज़रूरी था। असल NGO से पैसे आते नहीं हैं, तो घर चलाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो पैसे बनाने के लिए मैं प्राइवेट विजिट करता था। तो मैंने उनको विनम्रतापूर्वक कहा कि नहीं, मैं प्रैक्टिस बंद नहीं करूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होगा आप मत आओ काम पे। उन्होंने मुझे फ्री कर दिया। तो ये था एक, क्या बोलते, एक धक्का था मेरे लिए। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, क्योंकि मुझ पे आत्मविश्वास था, और मैंने जो भी अच्छा किया है उस पर मेरा भरोसा था। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो परमात्मा हमें बल देता है। ऐसे ही हुआ। तो अगर कोरोना के पीरियड में भी मैं उल्लासनगर, कल्याण या बदलापुर के एरियाज़ में पेशेंट करता रहा, मुझे किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं हुई। और 15 जून को, उसी समय 2020, एक मेरी ज़िंदगी में मसीहा बनकर और एक व्यक्ति आए कि जिनसे मेरा बहुत ही गहरा लगा हुआ, हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, गहरा प्यार हुआ। ऐसा बोल सकते, दो जिस्म एक जान,
वो थे डॉक्टर JP रामनानी, कि जिन्होंने मेरे टैलेंट को परखा था। वो वेट कर रहे थे, जैसे कोई वेट करता है ना, कोई गुरु होता है जो वेट करता है अपने शिष्य का एक पर्टिकुलर समय तक, वो ढूंढने नहीं जाता है, ये शिष्य भी ढूंढने नहीं जाता है जी। एक समय आता है तो उनका मिलन होता है। तो ऐसा हमारा मिलन उस समय हुआ। उन्होंने अपने अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन में एक मुझे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरी नियुक्ति की। हालांकि उनके पास पहले 2 सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट थे, लेकिन उसके बाद में मेरा वहाँ पे जाना और जो प्रभाव वहाँ पे मेरा पड़ा, तो उससे बहुत लोग इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा पेशेंट ठीक होके जाने लगे। इसीलिए वो खुश थे और कई सारे लोगों तक देश विदेशों में भी मुझे पहुंचने का मौका मिला उनके माध्यम से। अमेरिका या दुबई, अलग अलग कंट्रीज से वहाँ पे पेशेंट आते तो उनको मुझे देखने का, उनको समझने का, उनकी ट्रीटमेंट करने का मौका मिला और मेरा नाम वहाँ से बढ़ने लगा। तो वहाँ पे अलग अलग चमत्कार हुए। मतलब कोई एक लड़की थी, किसी को मतलब शादी के बाद कुछ इश्यू थे, कुछ तकलीफ़ें थी, फिर उनको काउंसलिंग करने के बाद उनकी लाइफ सेट हो गई। एक लड़की थी, शादी के 10 साल तक बेचारी डिप्रेशन में थी। वो शादी के 10 साल बाद मेरे पास आने के बाद उसने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का निर्णय लिया और अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू की। किसी ने 2-2 साल तक ऊपर नहीं देखा था, किसी को चक्कर आ रहे थे, कोई स्पॉन्डिलाइटिस, नी आर्थराइटिस या पैरालिसिस से पीड़ित था, वो ठीक होने लगे। तो एक लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ और जुड़ गई। और उसी समय मैंने एक किताब मेरे हाथ में आई, ज़ेन योगा, जो डॉक्टर PJ सहर जी के द्वारा लिखी है। उस किताब में बहुत अच्छे से मन और मस्तिष्क का बैलेंस समझाया है और बुद्धि, भावनाएं या जो एन्जॉयमेंट वगैरह होता है, इस सब का अर्थ उस किताब में समझाया और किस तरह से इंटेलिजेंट एक बुद्धि का रेशो बढ़ाना है। और जो हम पास्ट में जीते हैं, बिना कारण दूसरी चिंताएं करते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं, उसके बगैर होश में रहकर अपने आप को उन्नत करने का जो तरीका है उस किताब से मुझे मिला। और उस किताब ने मुझे बहुत स्थिरता दी, योग और निसर्गोपचार में मेरे मन में गहरी रुचि निर्माण की। और फिर मेरे अलग अलग स्कूल कॉलेजों में लेक्चर शुरू हो गए। अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में जाके मैं बच्चे मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है और बच्चों को हम जैसा चाहे वैसा ज्ञान दे सकते हैं, खाली उनको प्यार की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आज के जनरेशन को प्यार छोड़ के सब मिल रहा है। जब भी उनको बचपन में ज़रूरत होती है तभी माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, तो तभी उनको बालक आश्रम में या पालना घरों में रखा जाता है, ताकि वो बच्चे रोते चिल्लाते कि नहीं, उनको मम्मी की ज़रूरत है, पापा की ज़रूरत है, घर में रहना है। फिर भी उनको कुछ भी बोल के उनको पालना घर में रखा जाता है। फिर वो उनको वहाँ की आदत रह जाती है, मम्मी पापा का प्यार तो मिलता नहीं। और एक ड्यूटी करते वैसा शाम को आके मम्मी फिर उसको गोद में उठाएगी, पापा गोद में उठाएगा जी। तो वो संस्कार तो उनको बालक आश्रम में रखने से अलग पड़ जाते हैं। फिर वही बच्चे बड़े होने के बाद सोचते जब भी हमको ज़रूरत थी तभी मम्मी पापा ने हमको उधर पालना घर में रखा, फिर वो आराम से बुढ़ा आश्रम में या वृद्धाश्रम में उनको रख देते हैं। तो ये संस्कार वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों की गलती नहीं होती, तो उनको प्यार जिस उम्र में चाहिए वो प्यार उनको नहीं मिलता। तो ये जनरेशन फिर आगे बढ़ती है, फिर स्कूल में क्लासेस अलग अलग, फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, एकेडमिक एजुकेशन, उसमें उनको बिज़ी कर दिया जाता है और वो बच्चे दब जाते हैं पूरे, एक तो बोझ के तले दब जाते हैं। तो फिर ये बच्चे टीन एज में चले आते हैं, तो फिर उनको ज़रूरत होती है किसी के साथ बात करने की। फिर मम्मी पापा बिज़ी रहते हैं, फिर अकेले बच्चे रहते हैं, कोई अकेली बेटी, अकेला बेटा। फिर ऐसे बच्चों को समझता कोई नहीं है। अगर वो कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर करते तो बोलते कि मेरा बच्चा ऐसा करता है वैसा करता है। खाली मोबाइल का चक्कर देखो, बचपन में बच्चा रोता है, सुनता नहीं है तो मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है। फिर 8-10 साल का बच्चा होने के बाद बोलते हैं हमारे बच्चे मोबाइल ही छोड़ते नहीं है, मोबाइल कोई चिपक के बैठते हैं। तो ये पाप माँ बाप का है, ये बच्चों की गलती नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स ने उनको वैसे संस्कार दिए हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ बच्चा रोने लगता है तो नानी दादी माँ कुछ उनको खिलौना देती थी, कुछ खाने के लिए देती थी या कुछ
अच्छे चित्र दिखाते थे, कलर दिखाते थे। तो ऐसा नहीं होता है। फिर बोलते भी है, अरे मेरा बच्चा, मुझे समझ में नहीं आता उतना मेरे बच्चे को मोबाइल में समझ में आता है। फिर उसको इतना ज़्यादा समझ में आता है कि वो मोबाइल तो क्या, उनको घर से भी निकालने की समझ उसमें आ जाती है। तो ये हो जाता है। फिर टीन एज में बच्चे आ जाते हैं तो उनमें फिर वही सेक्स का भाव बढ़ने लगता है, क्योंकि खाना पीना बाहर का, तो सब उसमें उनको जो रजोगुण है या तमोगुण बोलते, रज तम सत्वगुण, वो तमोगुण बनने लगता है, तामसी हो जाते हैं बच्चे। तो IPL है, कॉन्डम है, उनकी एडवर्टाइज टीवी पे दिखाते हैं, अनाज की तरह सेक्स को परोसा जा रहा है। जो बच्चे, उनको अगर बता दिया जाए कि आप सेक्स करो और 21 दिन के अंदर एक टैबलेट लो तो प्रेगनेंसी का डर नहीं है, तो बच्चे सेक्स नहीं करेंगे क्या? तो बच्चों को 14-15 साल के बच्चे सेक्स में उतर जाते हैं। 14-15 साल के बच्चों को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फिर उसमें वो इतना उतर जाते हैं, फिर उनका टीन एज पूरा उसमें निकल जाता है, 12th हो जाता है, पूरा एजुकेशन हो जाता है, फिर उनका शादी का अट्रैक्शन कम हो जाता है। और 25, 26, 27 की उम्र में जब भी सही मायने में जोड़ीदार की ज़रूरत होती है, शादी की ज़रूरत होती है, सेक्स की ज़रूरत होती है, तभी वो बच्चे अलग अलग पैकेजेस में बिज़ी हो जाते हैं। अलग अलग कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में, ना तो उनकी शादी होती है, ना उनको बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है। फिर वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। फिर वहीं से उनको स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ऐसी बीमारियां शुरू हो जाती है। तो ये बच्चों के लिए काम करना मेरा पैशन था कि उनको थोड़ा प्यार देंगे और उनको अपने हेल्थ, शारीरिक और मानसिक आरोग्य के बारे में थोड़ी जन जागृति फैलाए, उनको अपने आप को पहचानने में मदद करे, उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको जागरूक करे। ये मेरा टारगेट था। तो ऐसे टारगेट्स के साथ मैं कुछ स्कूल में, कॉलेजेस में कुछ वक्तृत्व स्पर्धा या कुछ लेक्चर्स, कुछ व्याख्यान अरेंज करता हूँ अच्छे अच्छे लोगों के। वहाँ पे वो लोग उनको गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं, गरीबी उनके रास्ते में कभी भी तकलीफ बन की खड़ी नहीं होती, रोड़ा बन की खड़ी नहीं रही। ऐसे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं और माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ते हैं, अच्छे कुछ टॉप पे पहुंचते थे, ऐसे बच्चों को मिलना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको शिक्षा में मदद करना, ये मेरा काम शुरू हो गया। फिर ऐसे अनेक बच्चे मेरे साथ जुड़ गए और इसी पर फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में और ये सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा डूब जाने के बाद मेरी वाइफ ने भी कभी कंप्लेन नहीं करी, मेरे माँ बाप ने भी कभी कंप्लेन नहीं की। और ये जो लोग थे कि शुरू में मेरे माँ बाप, मेरे नाना नानी, मेरी मौसी, फिर डॉक्टर जेसुभाई कवि, डॉक्टर पांचाल, फिर ये गंगाराम ढगे मैंने जिनका जिक्र किया, SP बेरू, डॉक्टर JP रामनानी, इन सब के सपोर्ट से, इन सब के आशीर्वाद से मैं थोड़ा आगे बढ़ा। और फिर मेरी ज़िंदगी में और एक अपॉर्चुनिटी आई जो पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस के माध्यम से। तभी हमारे पार्टी का नाम था पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडियंस। एक मिनिस्टर अभी है बच्चू कडू जी, उनकी सभा में हम लोग एक दूसरे को मिले, ओमकार सुब्रमण्यम जी, बहादुर काका, मैं, संभाजी यादव और कई सारे कार्यकर्ता वहाँ पे मिले। तभी से हमारी एक थिंक बैंक शुरू हो गई। और फिर मैंने ये जो राजकीय पक्ष ज्वाइन करने का एक डिसीजन लिया, क्योंकि और ये पार्टी की विशेषता ये थी, कई सारी पार्टियों में 80-20, 60-40 का फॉर्मूला है, लेकिन हमारे पार्टी में ओनली 100% का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 100% समाजकारण होता है और 0% राजकारण होता है। ये आप संयुक्त भारत पक्ष के बारे में जी, ये मैं संयुक्त भारत पक्ष के बारे में कह रहा हूँ। और इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और अचानक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अशोक जी बहादुर साहब, उन्होंने मुझे संयुक्त भारत पक्ष संचालित जो हमारा विकलांग कल्याण संगठन है, उनका महाराष्ट्र राज्य इकाई का अध्यक्ष चुना। और मेरे जो मेरा जीवन प्रवास था उस पर एक नया मोहर लग गया, ऐसे समझ सकते हैं, एक नई मोहर लग गई। और किसी ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो तभी से काम शुरू हो गया। वो आज तक चालू है। इसी काम का गौरव करते हुए मालाड की एक संस्था है, समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्होंने मुझे जीवन गौरव पुरस्कार से अभी 19 जून को मेरा सत्कार किया बड़े प्रोग्राम में। ये हालांकि ये सब अवार्ड मैं कभी मांगने नहीं गया, जीवन गौरव पुरस्कार सबको मिलता नहीं है, आप सब जानते हैं। इससे पहले मुझे 4 अवार्ड मिल चुके हैं।
एक नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड पुणे का एक अवार्ड मिला है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी अवार्ड। एक संवेदना फाउंडेशन ठाणे का अवार्ड मुझे मिला है, संवेदना पुरस्कार। और एक अपंग कल्याण समिति पुणे, उनका एक अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन इसमें मैं किसी भी प्रोग्राम में गया नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, तो ये प्रोग्राम का ये सब मेरे लिए सब कागज़ के टुकड़े हैं। तो मेरे लिए काम सिर्फ वो है जो हम करते हैं और जिन लोगों को रिजल्ट आता है। कोई कहता है कि सर आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी सेट हो गई, मेरे बच्चा पढ़ा, मेरी तकलीफ़ दूर हो गई, तो ये अपने अवार्ड होते हैं। तो मेरे लिए अवार्ड है। तो उन्होंने एक मेरी दखल ली और मेरी यात्रा यहाँ तक आके आज रुकी है। ये मेरा, ये लास्ट में एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात फिर कभी, सपनों में भी ना छूटेगा ये साथ अब कभी, मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं, बस आप ही मुझ में समाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने जगाए हैं। जय हिंद। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। साथियों, एक ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट, जीवन का इतना बहुत बड़ा संघर्ष, कभी हार नहीं मानी, जीने की जद्दोजहद, स्वाभिमान के साथ, किसी के सामने अपनी कोई दुखड़ा नहीं रोया। जो एक कहावत है ना, एक पत्थर अपने दम से उछाल को तो देख, आसमान में छेद कर सकते हैं। ऐसे छेद करने वाले और अपने दम पर खड़े रहने वाले, ऐसे हमारे जो डॉक्टर चैतन्य कदम जी हैं, जिनको अभी उन्होंने कहा कि उनको जीवन गौरव पुरस्कार और भी 4 पुरस्कार जो खुद मांगने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से बहुत सारी इनकी जो सीमाएं थी जो हमारे पास नहीं है, हम सारी चीज़ों से अच्छे हैं, लेकिन इनके पास एक अलग एक कमी थी। इस कमी को दरकिनार करते हुए अपने उस शिखर की तरफ ये चल पड़े हैं। हालांकि बहुत सारे इन्होंने माइलस्टोन अचीव किए हैं और आगे ये महाराष्ट्र के जो इन्होंने कहा कि इनका जो अंध संगठन है विकलांगों के लिए, संयुक्त भारत पक्ष की तरफ से काम करने की जो ये करते आए हैं, आगे और करने की इच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जिसको एक कारण बनाकर अपना लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसे डॉक्टर साहब नहीं है। वो उन्होंने कहा, मैंने कोई मिल गया फिल्म देखी, अब आप सोचिए कैसे देखी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने अपना कोई दुखड़ा नहीं रोया, हाँ मुझे संघर्ष करना है। ये बहुत कुछ सीख हमको दे जाती है कि ऊपर वाले ने जो कुछ हमें दिया है उससे ही हम एक सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपकी इस जीवन कथनी से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ चलेंगे और उनको वो शिखर जो उन्होंने तय किया है वो उनको मिले। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। संयुक्त भारत पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय अशोक बहादुर जी, माननीय डॉक्टर चैतन्य कदम इनका सत्कार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को अभी अभी समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से उनका जीवन गौरव पुरस्कार मिला है, इस वजह से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर चैतन्य कदम, इन्हें समर्पण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के तरफ से जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया है। इस मौके पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। मुझे गर्व है कि डॉक्टर चैतन्य कदम हमारे संयुक्त भारत पक्ष से जुड़े हैं, जो विकलांग कल्याण संगठन है, पार्टी से संलग्न है और डॉक्टर चैतन्य कदम उस संगठन के महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं और
वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकलांग लोगों के लिए भी, पार्टी के लिए भी। और उनको ये जो अवार्ड मिला है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है और वे डिज़र्व करते हैं कि उन्हें इस तरह के अवार्ड से नवाजा जाए। पुनश्च हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद।